कल्पना कीजिए, राजस्थान की धरती पर सूरज की पहली किरणें फैल रही हैं और दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ राणा सांगा की सेना, जहां योद्धाओं की सांसें तेज हैं, तलवारें चमक रही हैं और हाथी चिंगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बाबर की सेना, जहां पैदल सैनिक तुर्की तबरुक गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर बनी दीवार और तोपों के पीछे तैनात हैं और घुड़सवार किनारों पर खड़े होकर मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरी फौज शांत लेकिन सतर्क है। हवा में तनाव इतना घना है कि मानो समय ठहर गया हो। ये खानवा का मैदान है, जहां इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई शुरू होने वाली है और जहां पारंपरिक युद्ध शैली का सामना एक नई उन्नत रणनीति से होने वाला है। ये मार्च 1527 की सुबह है। खांडवा गांव के पास, आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर। राणा सांगा की और संगठित थी। हाथी सबसे आगे, जिन पर सवार योद्धा भाले थामे खड़े थे। किनारों पर घुड़सवार हमले के लिए तैयार थे और पीछे पैदल सैनिक तलवारें और ढाले थामे पंक्तिबद्ध खड़े थे। इस सेना में केवल राजपूत सरदार ही नहीं बल्कि अफगान सहयोगी भी थे, जिनमें महमूद लोदी विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। दिल्ली के पूर्व सुल्तान सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी ने करीब 10,000 अफगान सैनिकों के साथ राणा सांगा का साथ दिया। अफगानों ने उन्हें अपना सुल्तान घोषित किया था और वे लोदी वंश की बहाली की उम्मीद में इस गठबंधन में शामिल हुए थे। हसन खान मेवाती जैसे मुस्लिम सरदार भी अपने सेनाओं के साथ जुड़े, जिससे राणा सांगा का बल 80,000 से लेकर 2 लाख योद्धाओं तक पहुंच गया। अफगान योद्धाओं की तेज हमलावर शैली और राजपूतों की बहादुरी का ये संगम बेहद ताकतवर दिखाई देता था, लेकिन विभिन्न गुटों के बीच समन्वय की कमी भी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उधर बाबर की सेना संख्या में कहीं छोटी थी, 22,000 से 40,000 सैनिकों के बीच, जिनमें मध्य एशियाई योद्धा, तुर्क और कुछ अफगान शामिल थे। पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन भारत की गर्मी और अनजान भूगोल से उसकी फौज थकी और मनोबलहीन थी। इस स्थिति में विद्रोह की आशंका देखते हुए बाबर ने एक रणनीतिक कदम उठाया। सैनिकों को कुरान पर शपथ दिलाई, शराब की मटकियां तुड़वाईं और जिहाद का आह्वान करके उन्हें धार्मिक उत्साह से बांधा। उसने ओटोमन साम्राज्य की युद्ध शैली को अपनाया, गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक मजबूत रक्षात्मक दीवार बनाई, जिसके पीछे तोपें और बंदूकें तैनात की गईं। पैदल सैनिक बैरिकेड के भीतर छिपे खड़े थे, जबकि घुड़सवार सेना फ्लैंक्स पर सतर्क मुद्रा में खड़ी थी। 16 मार्च 1527 की शाम को युद्ध की पूर्व संध्या पर राणा सांगा ने अपने सहयोगियों से चर्चा की और तय किया कि सुबह होते ही वे जोरदार हमला बोलेंगे और बाबर की छोटी सेना को कुचल देंगे। उन्हें विश्वास था कि संख्या बल और गठबंधन उन्हें जीत दिलाएगा, लेकिन बाबर भी पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी सेना को संबोधित किया, ये याद दिलाते हुए कि ये संघर्ष केवल भूमि ही नहीं बल्कि उनके विश्वास और अस्तित्व की लड़ाई है। उसने आदेश दिया कि सैनिक बैरिकेड के पीछे डटे रहें, ताकि दुश्मन पास आने पर तोपें और बंदूकें अपना असर दिखा सकें। मैदान में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दोनों पक्षों के भीतर उथल-पुथल मची थी। ये लड़ाई तय करने वाली थी कि जीत संख्या बल की होगी या योजनाबद्ध तकनीक की। 17 मार्च की सुबह सूरज उगते ही राणा सांगा की सेना ने हमला बोल दिया। हाथी चिंगाड़ते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे राजपूत घुड़सवार और पैदल योद्धा तलवारें चमकाते हुए दौड़े। अफगान टुकड़ियां महमूद लोदी के नेतृत्व में केंद्र से हमला कर रही थी। अपनी तेज गति से मुगल पंक्तियों को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। शुरुआती हमला जोरदार था। योद्धा बैरिकेड तक पहुंच गए, लेकिन तभी बाबर की तोपों की गर्जना हुई, जो मैदान को हिला देने वाली थी। उस्ताद अली कुली की कमान में चली तोपों ने राणा सांगा की सेना पर कहर बरपा दिया। हाथी घायल होकर उलटने लगे और योद्धा गिरते चले गए। ये पहली बार था जब राजपूत इतने बड़े पैमाने पर बारूद के हथियारों का सामना कर रहे थे। उनकी पारंपरिक तलवारें और भाले दूर से चलने वाली बंदूकों के सामने बेकार साबित हो रही थीं। राजपूत घुड़सवारों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड और खाइयों ने उनके हमलों को रोक दिया।
बाबर की रक्षात्मक रणनीति काम कर रही थी। उसकी सेना बैरिकेड के पीछे सुरक्षित थी, जबकि राजपूत खुले मैदान में निशाना बन रहा था। और फिर बाबर की तुलुगमा रणनीति पूरी तरह खेल में आ गई, जो इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ साबित हुई। तुलुगमा बाबर की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी। इसके तहत सेना को 3 हिस्सों में बांटा जाता था: केंद्र, दाहिना और बायां पंख। केंद्र में तोपखाना और पैदल सैनिक डटे रहते थे, लेकिन असली वार दाएं और बाएं फ्लैंकों पर तैनात घुड़सवार करते थे। केंद्र की मुगल सेना ने जोरदार तोपों और बंदूकों की मार से राजपूत सेना को व्यस्त रखा। इसी बीच दाहिने और बाएं पंखों पर खड़े मुगल घुड़सवार अचानक तेजी से बढ़े और घूमकर भीतर की ओर मुड़ने लगे। यही था पिंसर मूवमेंट, यानी पंजे की तरह दोनों ओर से राजपूत सेना को दबोचना। इन घुड़सवारों के हाथों में तैमूरी तीर कमान थे। वे घोड़े पर सवार रहते हुए बड़ी फुर्ती से तीर छोड़ते और लगातार आगे बढ़ते। वे किनारों से घूमकर राजपूत सेना की पीठ और पंखों पर टूट पड़े। चारों ओर से तीरों की बौछार होने लगी। इससे राजपूत सेना घिर गई और उनका गठबंधन बुरी तरह उलझ गया। अफगानों की तेज शैली भी इस घेराबंदी में फंस गई। हसन खान मेवाती और अन्य सरदार मारे गए, जबकि महमूद लोदी भागने पर मजबूर हुए। राणा सांगा स्वयं आगे बढ़े, लेकिन अचानक एक गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका गिरना पूरे रण क्षेत्र में हलचल ले आया। पंक्तियां डगमगाने लगी। तभी उनके विश्वसनीय सेनापति सिलहड़ी और मेदनी राय आगे बढ़े। उन्होंने सेना की बागडोर संभाली और सांगा का झंडा ऊंचा रखते हुए योद्धाओं को पुकारा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी गर्जना ने क्षण भर को सैनिकों का मनोबल वापस लौटा दिया और राजपूतों ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। लेकिन बाबर की योजना और अनुशासित तोपखाने ने धीरे धीरे उन्हें पीछे ढकेल दिया। युद्ध घंटों चला। मैदान लाशों से पट गया और अनुमान है कि हजारों योद्धा मारे गए। अंत में बाबर की जीत हुई और उसने खुद को गाजी की उपाधि दी। खानवा की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की और भारत में बारूद युद्ध की शुरुआत की, जहां तोपें और बंदूकें निर्णायक साबित हुई। राणा सांगा की सेना में अफगानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन गठबंधन की विषमता और बाबर की उन्नत रणनीतियां जैसे बैरिकेड, आर्टिलरी और फ्लैंकिंग ने युद्ध का फैसला किया। एक तटस्थ दृष्टि से ये 2 शक्तिशाली नेताओं का टकराव था, जहां एक की संख्या और पारंपरिक शक्ति दूसरे की योजना और तकनीक से हार गई। इस लड़ाई के बाद मुगल